जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गौरी खानपुर कपूरवा गांव की एक सच्ची अनोखी घटना। यह घटना गौरी खानपुर बबेरू बांदा ज़िला उत्तर प्रदेश की है, जो कि आज से लगभग 14 साल पहले विनोद नामक व्यक्ति के साथ गुजरी थी। अप्रैल का महीना था और खेतों में गेहूं की कटाई चल रही थी। दिन में फसल काट के गेहूं इकट्ठा किया जाता था और रात में खेतों में किसान बैलगाड़ी में फसल का भूसा भर कर लाते थे। गौरी खानपुर गांव का एक ऐसा ही परिवार था मोतीलाल नामक किसान का। मोतीलाल ने गेहूं की कटाई तो पूरी कर ली थी, पर शहर में अचानक जरूरी काम पड़ने के कारण उसकी फसल का भूसा खेतों पर ही रह गया था। पिता की मदद करने की भावना से और भूसे को जंगली जानवर द्वारा नष्ट होने से बचाने के लिए जब 3-4 दिन बाद ही मोतीलाल शहर से नहीं लौटता, तब उसका 13-14 वर्ष का बड़ा बेटा विनोद एक रात अपनी माँ और छोटी बहन को बैलगाड़ी में बैठा हाथ में लाठी और लालटेन लिए भूसा इकट्ठा करने के मकसद से घर से खेत की ओर निकल पड़ता है। उसकी माँ बैलगाड़ी चला रही थी और वह बैलगाड़ी के साथ हाथ में लाठी लिए पैदल चल रहा होता है। खेत को जाने वाले 2 रास्तों में से विनोद को मजबूरन कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ता है, जो कि जंगल से होकर गुजरता था, क्योंकि पक्के रास्ते पर उन दिनों पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। जंगल से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि विनोद ने अपने पिता और गांव के बाकी लोगों से उस रास्ते पर मिलने वाली कुछ भटकती आत्माओं को लेकर बहुत सी घटनाएं सुनी थी। पर एक बार इरादा कर लेने के बाद बिना मंजिल तक पहुंचे केवल रास्ते की कठिनाई से घबराकर वापस लौटना विनोद को मंजूर नहीं था। घर से निकलते निकलते और रास्ता बदलने की वजह से रात के 11 बज गए थे और अभी भी खेतों तक पहुंचने का सफर लंबा था। गांव और जंगल की सीमा पर एक बड़ा नाला पड़ता था, जिसमें करीबन 20 साल पहले बंसी नामक एक गरीब किसान ने अपनी बीमारी और अकेलेपन से दुखी होकर एक रात उस नाले में छलांग लगा दी थी। विनोद को यह घटना उसके पिता ने बताई थी और साथ ही रात के 12 बजे के बाद उस नाले के आसपास भी जाने को मना किया था। पर दोस्तों, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, और ऐसा ही कुछ उस रात विनोद और उसके परिवार के साथ हुआ। अब जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, विनोद अपने परिवार के साथ नाले पर पहुंच जाता है। जैसे ही वे लोग नाला पार करते हैं, अचानक ही पीछे से एक आवाज आती है, जो कि कहती है, विनोद बेटा कहाँ जा रहा है? देख, मैं आ गया। तू ऐसा कर, अपनी माँ और छोटे भाई बहन को लेकर घर लौट जा और बैलगाड़ी यहीं छोड़ दे। मैं इसमें भूसा लेकर घर आ जाऊंगा। जैसे ही विनोद पीछे मुड़कर उस आवाज की तरफ देखता है, वह खुशी से उछल पड़ता है। वह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसके पिता मोतीलाल की होती है। वह दौड़ कर जाता है और अपने पिता के गले लग जाता है, और जैसे ही विनोद की माँ की नज़र अपने पति पर पड़ती है, वह घबरा कर चीख पड़ती है, विनोद दूर हो जाओ इस आदमी से, ये तुम्हारे पिता नहीं है। अगले ही पल विनोद को जोर का झटका लगता है और वह जमीन पर जा गिरता है। उसकी माँ पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही विनोद पिता के बारे में पूछता है, पर उसकी माँ कहती है, विनोद हमें जल्द से जल्द खेत तक पहुँचना होगा। रास्ते में चाहे कोई भी मिले या कोई तुम्हें पुकारे, तुम रुकना नहीं। पर क्यों माँ? विनोद ने पूछा। ज्यादा सवाल मत करो, जो कहती हूँ वो करो। अगले ही पल विनोद अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ फिर से अपने खेत की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक विनोद की बहन को प्यास लगने लगती है। विनोद बोतल में पानी खत्म हो जाने के कारण माँ से कहता है, माँ बोतल में पानी खत्म है और मुन्नी प्यास से बेहाल हो रही है। बेटा सामने पीपल का पेड़ है ना? विनोद की माँ पूछती है। हाँ माँ, विनोद जवाब देता है। बेटा उस पीपल के दूसरी तरफ एक तालाब है, जाकर जल्दी से इस बोतल में पानी ले आ, और हाँ, इस लाठी को अपने से दूर बिल्कुल मत करना। विनोद कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी आया। तालाब पर पहुंचकर विनोद पानी भरने के लिए लाठी नीचे रखता है, और जैसे ही पानी भर कर खड़ा होता है, अचानक ही एक हाथ उसके कंधे पर आता है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखता है, उसकी माँ उसके सामने होती है। विनोद बोल पड़ता है, अरे माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? पिंटू और मुन्नी को कहाँ छोड़ आई? उसकी माँ जवाब देती है, बेटा तेरे पिताजी आ गए हैं, वो ही तेरे भाई बहन को खेत पर भूसा भरने ले गए हैं, चल हम घर चलते हैं। विनोद यह सुन जैसे ही लाठी उठाने के लिए तालाब की ओर झुकता है, तालाब में बहते पानी पर उसकी नजर पड़ती है और वह डर जाता है। लाठी उठा के जैसे ही अपनी माँ की ओर मुड़ता है, उसकी माँ दूर दूर तक उसे कहीं नहीं दिखाई देती। घबराकर वह अपनी बैलगाड़ी की तरफ भागता है और अपनी माँ और भाई बहन को दोबारा मिलकर खुश हो जाता है। पर मन ही मन उसे इस बात का डर था
कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। अपने भाई बहन को पानी पिलाकर वे लोग आगे बढ़ते हैं। चलते चलते विनोद की नज़र अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर जाती है। रात के 1 बजने में केवल 15 मिनट बाकी थे। यह देख उसको थोड़ा हौसला मिलता है। मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना करता है, पर अगला ही पल उसका होश उड़ा देने वाला साबित होता है। जैसे ही वह बैलगाड़ी चलाती अपनी माँ की तरफ देखता है तो पाता है कि बैलगाड़ी खेत की तरफ जाने की जगह वापस गांव की ओर जा रही थी। वह दौड़कर पीछे जाता है। इस बार लाठी और लालटेन दोनों उसी के पास होती है। जैसे ही वह बैलगाड़ी के पास पहुंचता है, अचानक से बैलगाड़ी हवा में उड़कर पीपल के पेड़ से उल्टी लटक जाती है और एक बहुत ही डरावनी सी आवाज़ विनोद को चेतावनी देती है, लौट जा वापस, लौट जा अपने गांव, नहीं तो अपनी माँ और भाई बहन को हमेशा के लिए खो देगा। यह भयानक मंजर देख विनोद डर के मारे सहम जाता है और उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकलती। जब उस बुरी शक्ति को विनोद से अपनी चेतावनी का कोई जवाब नहीं मिलता तो गुस्से में वह बैलगाड़ी को नीचे गिरा देती है। ऊंचाई से अचानक जमीन पर धम गिरने से विनोद की माँ और छोटे भाई बहन बेहोश हो जाते हैं और उसका बैल मर जाता है। और तभी विनोद की घड़ी का अलार्म रात का 1 बजने की सूचना देता है। 1 बजते ही विनोद को जैसे एक नई ऊर्जा मिल जाती है। बैल की मौत से उसे दुख बहुत होता है, पर जरा भी समय न गवाकर अब उसे अपने परिवार को बचाना था। इसलिए अब वह हल को अपने कांधे पर रखता है और लालटेन को गाड़ी में माँ और भाई बहन के पास रखता है। लाठी को अपने गमछे से कमर पे बांधकर बैलगाड़ी को दौड़ाता हुआ खेत की तरफ भागता है। उसके पिता ने उसे बताया था कि बुरी शक्तियों की ताकत मध्य रात्रि 12 से 1 बजे के बीच अपनी चरम सीमा पर होती है, पर 1 बजने के बाद उनकी शक्ति कम होने लगती है। यही सोचकर विनोद को थोड़ा हौसला मिलता है और वह बैलगाड़ी दौड़ाता हुआ बिना उस बुरी शक्ति की परवाह किए खेत की तरफ बढ़ने लगता है। वह बुरी शक्ति अब भी हर मुमकिन प्रयास कर रही थी, कभी रास्ते में पत्थर डालकर, कभी पेड़ गिराकर, तो कभी उसका बैल बनकर आती, पर विनोद की आत्मशक्ति और हौसले से टकराकर और खुद अपनी शक्ति कम हो जाने के कारण वह विनोद का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आखिरकार अंत में खेतों की सीमा शुरू हो जाती है और एक गुलर का पेड़ रास्ते में पड़ता है, जिस पर वह बुरी शक्ति जाकर बैठ जाती है। कुछ ही मिनटों में विनोद अपने खेतों पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी माँ और भाई बहन को पानी पिलाकर होश में लाता है और फिर भगवान का धन्यवाद कर भूसा इकट्ठा करने लगता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब उसकी माँ और भाई बहन के जख्म भर जाते हैं, तब एक दिन के पिता भविष्य में उसको ऐसी घटनाओं से सावधान रहने के लिए समझाते हुए कहते हैं, बेटा विनोद, भगवान की इस दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां मौजूद हैं। हमें बुरी ताकत से बचना है और समय आने पर लड़ना भी है, पर कभी भी आगे से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिससे कि तुम्हारे या परिवार की जान को खतरा हो। विनोद अपने पिता से उस रात की बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए उस रात हुए सभी हादसों के बारे में अपने पिता से पूछता है। तब उसके पिता बताते हैं कि उस रात उसे परेशान करने वाली वह बुरी शक्ति बंसी नाम के एक गरीब किसान की थी, जो कि गांव और जंगल के बीच पड़ने वाले उस नाले में रहती है जिसमें कूदकर उसकी मौत हो गई थी। वह रात में उस रास्ते से खेत पर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। उसके पिता आगे बताते हैं, उस रात खेतों में जाते वक्त जो आदमी तुम्हें रास्ते में मिलता है वह मैं नहीं बल्कि बंसी होता है, जो कि 12 बजते ही नाला पार कर लेने के बाद अचानक तुम्हारे सामने आ जाता है। पर तुम्हारी लाठी से डरकर वह दूर से ही तुम्हें आवाज देता है। तुम जैसे ही अपनी लाठी छोड़कर उसकी ओर भागते हो, वह तुम्हें अपने गले से लगा लेता है और जैसे ही तुम्हारी माँ की नजर उसके उल्टे पैरों की तरफ पड़ती है, वह गायब हो जाता है। अगली बार वह तुम्हारी माँ का रूप लेकर तुम्हारे पास तालाब पे आता है। हमेशा याद रखना, इन बुरी शक्तियों का कोई अक्स या परछाई नहीं होती, इसलिए जैसे ही तुम लाठी उठाने के लिए तालाब की ओर मुड़ते हो, वह अचानक से गायब हो जाता है ताकि पानी में उसकी परछाई को ना पाकर तुम उसे पहचान न लो। काफी प्रयास कर लेने के बाद भी जब तुम खेत पर जाने का इरादा नहीं छोड़ते, तब वह तुम्हारी माँ और भाई बहन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है और फिर जो कुछ हुआ वह सब तुम जानते ही हो। बेटा, ये बुरी शक्तियाँ मध्य रात्रि 12 से 1 के बीच अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। भगवान के किसी भी लॉकेट या काले धागे से ये दूर रहती हैं, यहाँ तक कि लाठी और आग से भी ये डरती हैं। जब विनोद ने यह सब बातें सुनी तो उसे उस रात होने वाली सभी घटनाएं और उनकी वजह समझ आ गई और उसने अपने पिता को वचन दिया कि आगे से वह
कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई सत्य घटना या कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।